किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जो रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा तो डेफिनेटली आपको जो है वो प्रोजेक्ट में सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर आपके पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेजेस बेयर करने पड़ेंगे आपकी सक्सेस के अंदर। हाँ जी, तंजील अहमद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए एक सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक अच्छा जो है वो लाजमी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी होती हैं। ठीक है, यूं कह लें कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कौन कौन से रोल्स परफॉर्म करता है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने जो है वो फुलफिल करनी होती हैं। जैसे अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या आप ग्रुप लीडर हैं अपने प्रोजेक्ट के, तो आपको डिफरेंट रोल्स डिफरेंट टाइम्स पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। लाइक सबसे पहले है बिजनेस स्पॉन्सर। आपको एज अ बिजनेस स्पॉन्सर काम करना पड़ता है। और समटाइम्स ऐसे होता भी है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है इनिशियली वही इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, वही अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो सारी एक्सपेंसेस बेयर कर रहा होता है जब तक कि उसका सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए और जब तक कि वो सेल ना कर दिया जाए। तो पहला रोल तो ये है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को बिजनेस का स्पॉन्सर बिजनेस के स्पॉन्सर के तौर पे जो है वो काम करना पड़ता है। अब स्पॉन्सर के तौर पे आप चाहे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ले लें, चाहे इन टर्म्स ऑफ एफर्ट ले लें, कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको पूरी पेन लेनी पड़ती है, पूरे प्रोजेक्ट को ऑन करना पड़ता है। यूं समझ लें कि उसको यूं फील करना पड़ेगा कि जैसे ये प्रोजेक्ट जो है ये उसका अपना जाती प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसने ये अपने लिए बनाया हुआ है। अगर इसमें उसको लॉस हुआ तो दैट मीन्स कि उसको पर्सनल लॉस होगा। तो अगर तो ये समझ के वो काम करता है तो दैट मीन्स कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो लाजमी सक्सेसफुल होगा। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है, घर बनाना हो ना किसी ने, तो अगर आप किसी के साथ किसी को जो है वो ठेके पे दे दें और उसे बता दें कि अगर इसमें ये प्रॉब्लम्स हुई तो दोबारा आपको इसको जो है वो रिस्ट्रक्चर खुद ही करके देना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर लिख के दे दें, तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन करने वाला जो है वो बड़ी देख संभल के और प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको काम करके देगा। अगर यही आप डेली वेजर को ले आए और डेली वेजर को कहीं के काम करो, तो डेली वेजर को पता है कि भाई आज मैंने काम करना है और दिन गुजारना है मैंने बस, चाहे काम करके दिन गुजार लूँ चाहे वैसे दिन गुजार लूँ, मुझे मेरी डेली वेज तो मिल जानी है। तो डेली वेजर फिर काम को लटकाता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा, प्रॉपरली काम आपको नहीं करके देगा। तो ये चीज़ है, अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ऑन करना शुरू कर देगा आपके प्रोजेक्ट को, तो आपके प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। तो पहला रोल है बिजनेस स्पॉन्सर का। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? ओइंग द बिजनेस केस फॉर द प्रोजेक्ट। पहली बात तो यह है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको ऑन करना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट को। दूसरा है ensuring ongoing viability ऑफ प्रोजेक्ट इन लाइन विद बिजनेस केस, के आपका जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपकी जो भी थी, आपने ये देखना है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं, क्या वो एज पर शेड्यूल, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, एज पर बिजनेस केस हैं या नहीं। ensure that funds and other resources are made available as needed। तो एज अ बिजनेस स्पॉन्सर एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो रिसोर्सेज हैं वो मेरी टीम या मेरे मेंबर्स जो हैं उनके लिए अवेलेबल भी हैं या नहीं, क्या टाइमली उनको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो रिसोर्सेज उनको रिक्वायर्ड हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, क्या उनको वो टाइमली मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। तो ये चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को लाजमी देखनी पड़ेंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर एस्केलेटेड प्रोजेक्ट इशूज इन इफेक्टिव एंड रैपिड। जो भी प्रोजेक्ट के इश्यूज होंगे
उनके लिए जो भी अल्टरनेट्स वगैरह होंगे, जो भी उनके लिए प्लान्स होंगे, उनको इंश्योर करना, उनकी डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करना, ये भी रोल होगा। रिस्पॉन्डिंग रैपिडली टू एस्केलेटेड इश्यूज, जो इश्यूज आएंगे उन इश्यूज को फ़ौरन रिजॉल्व करना, उन इश्यूज के ऊपर फ़ौरन से जो है वो कोई ना कोई लाहे अमल तैयार करना और उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना, ये भी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ दिखाई गई हैं, ये बेसिकली एज अ बिजनेस स्पॉन्सर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस विजनरी। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसका एक काम ये भी होता है कि उसने बिजनेस का विजन देना होता है, और विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। जैसे आप एक मार्केट में अगर compete कर रहे हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के हवाले से, तो एज अ बिजनेस विजनरी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी एडवांसमेंट या कोई ऐसा अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी एडिशनल फीचर ऐड करवाना पड़ेगा, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा जो पूरी मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट हो, जो पूरी मार्केट से बिल्कुल जो है वो आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंट कर देता हो। तो अगर आप कोई ऐसा फीचर देते हैं तो दैट मीन्स आप एक विजन दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म हमारी प्रोडक्ट जो है वो इस फीचर के साथ जो है वो कैसे हमें बेनिफिट देगी। तो डेफिनेटली विजन का बेसिकली पर्पस यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकें, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ले सकें। समटाइम्स बिजनेस विजनरी के तौर पे काम करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजर को। अब इसमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे अगर बिजनेस विजनरी के तौर पे काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजर? पहला तो यह है कि विजन को डिफाइन करना पड़ेगा, कम्युनिकेट एंड प्रमोटिंग द बिजनेस विजन, कम्युनिकेट करना अपनी टीम के दरमियान, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करना, फिर बाहर एडवर्टीजमेंट करना विजन की, अपना जो भी विजन है। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तो वो अपना जो है वो एक स्लोगन लेके आती है, या जो भी उसका एक मंशूर होता है वो लेके आती है। तो पहले तो उसको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी जगह बनानी होती है। कैसे बनाती है जगह एक पॉलिटिकल पार्टी बाकी पार्टीज के दरमियान? वो प्रमोट करती है अपने आप को डिफरेंट मीडियाज को यूज करते हुए। तो यही काम एक प्रोजेक्ट मैनेजर को करने पड़ेंगे एज अ बिजनेस विजनरी। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इन लाइन विद बिजनेस विजन, जो विजन है उसके मुताबिक आपका काम चल रहा है या नहीं चल रहा। कंट्रीब्यूटिंग टू की रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन एंड रिव्यू सेशंस, approving changes to the high level requirements in prioritized requirement list। जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी आपके रिक्वायरमेंट्स में, बेसिकली आपने एक आपके पास लिस्ट होगी, रिक्वायरमेंट लिस्ट जिसे आप कहते हैं, उस लिस्ट में आपने उन चेंजेस को परफॉर्म करना है। इंश्योर कोलैबोरेशन अक्रॉस स्टेक होल्डर बिजनेस एरियाज, कोलैबोरेशन को इंश्योर करना बिजनेस रिसोर्सेज को कि वो अवेलेबल हों। प्रमोटिंग द ट्रांसलेशन ऑफ बिजनेस विजन इनटू वर्किंग प्रैक्टिस। अब सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इस जगह पे होता है कि आपका जो विजन होता है ना, आप उस विजन को बेसिकली ट्रांसलेट नहीं कर पाते। आपके पास जो भी आपका कॉन्सेप्ट या जो भी आइडिया होता है, आप उस आइडिया को फिजिकली ट्रांसलेट नहीं कर पाते, या यूं कह लें कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे पाते। जैसे करंट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो इन्होंने अपना जो विजन दिया हुआ था, उस विजन को ये किसी भी रीजन की वजह से ट्रांसलेट नहीं कर पाए। अब ट्रांसलेट किस तरह से होना था? जो भी इनके प्रोमिसेस थे, अगर उनमें से कुछ प्रोमिसेस को फुलफिल कर दिया जाता तो इनका जो विजन होना था वो ट्रांसलेट हो जाना था। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को देखना पड़ेगा। अगर उसने विजन दिया है तो विजन को ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा रियलिस्टिक टर्म्स में, ठीक है, वर्किंग प्रैक्टिस में। अगर 50 लाख घरों की बात की गई है तो 50 लाख घर तो नहीं दिए जा सकते, लेकिन कुछ लाख घर तो देने पड़ेंगे ना, ताकि विजन तो ट्रांसलेट हो जाए ना किसी तरीके से। फिर इसी तरह से एक्टिंग एज अ फाइनल आर्बिटर फॉर एनी डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन टीम मेंबर्स। कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं
तो उसमें एक अहम रोल जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो रोल है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर का, जो हम पहले भी काफ़ी देखते आ रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम करना पड़ता है। आपका जो भी टीम लीड होता है या जो भी हेड होता है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे उसको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, कम्युनिकेटिंग करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ती हैं, परचेजिंग्स करनी पड़ती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो या टीम के जो मेंबर्स हैं इनको लीड करना पड़ता है, इनको डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं, इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इनको मोटिवेट करना पड़ता है। ये सारे काम जो है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस में आ जाती हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल के अंदर आ जाती हैं। और ये सारे रोल्स हैं जो ऊपर डिफाइंड हैं, जैसे बिजनेस विजनरी था, बिजनेस ओनर था। फिर नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल कोऑर्डिनेटर। जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको एज अ टेक्निकल कोऑर्डिनेटर भी समटाइम्स काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर जो होता है वो टेक्निकल पर्सन होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी जगह पे कोई अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो फौरन से फिर अपने टीम मेंबर्स को हेल्प करता है कि इसको किस तरह से ठीक करना है। तो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी काम करना पड़ता है। दैट मीन्स ये भी रोल है प्रोजेक्ट लीडर का या प्रोजेक्ट मैनेजर का। अब इसमें काम क्या क्या करने पड़ेंगे? एग्रीइंग एंड कंट्रोलिंग द टेक्निकल आर्किटेक्चर। आपके प्रोजेक्ट का जो टेक्निकल आर्किटेक्चर है उसको एग्री करना और उसको कंट्रोल करना। डिटरमाइनिंग द टेक्निकल एनवायरनमेंट्स, जो भी टेक्निकल एनवायरनमेंट्स हैं उनको डिटरमिन करना। एडवाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ईच टीम टेक्निकल एक्टिविटीज़। अब फिर जैसे आप लोग चार का अगर ग्रुप है तो टीम का लीडर जो भी आपका होगा, प्रोजेक्ट का लीडर जो भी होगा, वो क्या करता है, काम को डिवाइड कर देता है और सबके काम को फिर इंडिविजुअली सबसे लेके उसको इकट्ठा कर देता है, इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाइंग एंड ओइंग आर्किटेक्चरल एंड अदर टेक्निकल बेस्ड रिस्क। जो भी टेक्निकल बेस्ड रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी ओनरशिप लेना। इसके अलावा इंश्योरिंग द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको इंश्योर करना आर अचीवेबल एंड सब्सिक्वेंटली मेट। ensuring the adherence to appropriate standards of technical best practices, controlling the technical configuration of solution। जो भी आपके पास टेक्नोलॉजीज हैं उनको आपस में कन्फिगर करना, और जब कन्फिगर करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी या कुछ आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ पे कुछ आपको वहाँ पे कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की आ जाती है। और ये सारे रोल्स एक प्रोजेक्ट मैनेजर के हैं, ये अलग अलग लोग नहीं होते। नॉर्मल ये कि बंदा होता है जो ये सारे काम करता है। ठीक है, समटाइम्स हम अलग अलग लोग जो हैं वो ले लेते हैं। फिर टीम लीडर के तौर पे काम करना पड़ता है, मतलब कोई भी काम करना है तो पहल फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को करनी पड़ेगी ताकि बाकी मेंबर्स जो हैं उससे फिर मोटिवेट हों या उससे जो है इनकरेज हों। तो एज अ टीम लीडर भी काम करना पड़ेगा। एज अ टीम लीडर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? फोकसिंग द टीम टू इंश्योर ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ एग्रीड प्रोडक्ट्स। आपने फोकस करवाना है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने बनानी थी उनकी ऑन टाइम डिलीवरी हो जाए, वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। इनकरेजिंग फुल पार्टिसिपेशन ऑफ टीम मेंबर्स की फुल पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना विद इन देयर डिफाइंड रोल्स। जो रोल्स टीम मेंबर्स को जो रोल्स दिए गए हैं उन रोल्स की फुलफिलमेंट बेसिकली करवाना, और ये देखना कि क्या तमाम लोग उन रोल्स के साथ पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, और उनको इनकरेज करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पार्टिसिपेशन हो। इंश्योरिंग दैट आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस इज प्रॉपरली फोकस्ड एंड कंट्रोल्ड। ये इंश्योर करना कि आपका जो आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो कि अभी हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे भी, कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को आप रिपीटरली परफॉर्म करते हैं, जिसे आप आइटरेटिव डेवलपमेंट कहते हैं।
लाइक अगर आपके पास सपोज वाटरफॉल जो कि एक आइटरेटिव नहीं है, अगर वाटरफॉल की एक्टिविटीज को मैं आइट्रेशन में परफॉर्म करना शुरू कर दूं तो वो एक आइटरेटिव आपका जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस बन जाता है। जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपको याद होगा आपने पढ़ा है यूनिफाइड प्रोसेस, वो एक आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस था। तो आपने इंश्योर करना है कि आपका जो आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है और उसको आपने कंट्रोल करना है साथ साथ। ensuring that all testing and review activity is properly scheduled and carried out, तमाम टेस्टिंग जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही ये इंश्योर करना। मैनेजिंग रिस्क्स एंड इश्यूज एट डेवलपमेंट टाइम बॉक्स लेवल, रिस्क्स को मैनेज करना, इश्यूज को मैनेज करना, ये एक टीम लीडर के काम है। मॉनिटर प्रोग्रेस ऑन डे टू डे बेसिस, मॉनिटरिंग करना प्रोसेसेस की ताकि गैप्स को फाइंड आउट किया जा सके। बेसिकली कंपैरिजन किए जाते हैं मॉनिटरिंग में कंपैरिजन किया जाता है प्रोग्रेस का कि जो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस थी क्या एग्जिस्टिंग प्रोग्रेस और एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दोनों सेम है या डिफरेंट है। रिपोर्टिंग प्रोग्रेस टू प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट कर देना प्रोग्रेस की डिटेल के बारे में। रनिंग द डेली टीम मीटिंग्स ensuring they are timely, focused and briefed। डेली जो है वो मीटिंग्स या हफ्ते बाद जो मीटिंग्स हैं या दिन में 2 दफ़ा जो मीटिंग्स हैं वो कंडक्ट करना और ये देखना कि वो टाइमली कंडक्ट हो रही हैं, उनमें इश्यूज तो नहीं हैं। फिर उन मीटिंग्स में ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन करना मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को, ये भी प्रोजेक्ट लीडर के काम है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस एम्बेसडर। जैसे अक्सर कंपनीज जो हैं वो मॉडल्स को या एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को एज अ एम्बेसडर जो है वो नॉमिनेट कर लेती हैं या एम्बेसडर बना लेती हैं। बेसिकली वो सारा कुछ इसलिए किया जाता है ताकि उनका जो बिजनेस है वो फ्लरिश कर सके, उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एडवर्टीज हो सकें, उनकी प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट हो सके, लोगों तक उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को पता चल सके। कैसे पता चलेगा? जो ज़्यादा देखे जाने वाला एक्टर या एक्ट्रेसेस होती हैं ज़्यादातर उसको जो है वो एम्बेसडर बना लिया जाता है, क्योंकि लोग उनकी एक्टिविटीज़ को फिर फॉलो कर रहे होते हैं। जिनकी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं उनको फिर ज़्यादातर जो है वो कंपनीज नॉमिनेट करती हैं ताकि उनकी जो कंपनी है बेसिकली वो फ्लरिश कर सके। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर को भी अपने बिजनेस को एक्सटर्नली बाहर की दुनिया में या दूसरी सिटीज़ में अगर एडवर्टीज करना है तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को एज एन एम्बेसडर जो है वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, एम्बेसडर के तौर पे फिर उसको मल्टीपल इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे कंट्रीब्यूटिंग टू ऑल रिक्वायरमेंट्स, प्रोवाइडिंग द बिजनेस पर्सपेक्टिव फॉर ऑल डे टू डे प्रोजेक्ट डिसीजंस। जो भी डिसीजंस होते हैं प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसमें बिजनेस पर्सपेक्टिव अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करना। जैसे अक्सर मीटिंग्स या कंपनी डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो आपस में मीटिंग्स कंडक्ट करती हैं या वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं, तो वहाँ पे अपने बिजनेस के आइडियाज जो हैं वो देना लोगों को। ठीक है, जैसे अक्सर एक ग्रुप है, सपोज अगर पंजाब कॉलेज है तो इसके टीचर्स की वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो वहाँ पे फिर ये लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करते हैं। तो बेसिकली ये अपने कॉलेज को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने कॉलेज के एम्बेसडर के तौर पे जाते हैं, तो जितना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट ये वहाँ छोड़ के आएंगे उतना ज़्यादा इनका जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांच का जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट बनता जाएगा। प्रोवाइडिंग द डिटेल ऑफ बिजनेस सिनेरियोज टू हेल्प डिफाइन एंड टेस्ट द सोल्यूशन, कम्युनिकेट विद अदर यूजर्स, दूसरे यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करना, इन्वॉल्विंग देम एज नीडेड एंड गेटिंग देयर एग्रीमेंट, प्रोवाइडिंग डे टू डे अश्योरेंस दैट सोल्यूशन इज इवॉल्विंग करेक्टली, डे टू डे सोल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करना ताकि ये श्योर किया जा सके कि सोल्यूशंस जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ऑफ द सोल्यूशन, जो भी आपका सोल्यूशन है उसके लिए आपने बेसिकली क्या करना है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करनी है और कंट्रोल करनी है। तो ये सारे काम हैं जो बिजनेस एम्बेसडर के तौर पे करने हैं।
फिर नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस एनालिस्ट, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को बेसिकली एनालिसिस परफॉर्म करने पड़ते हैं। Ensure all communication between business and technical participants in project is unambiguous and timely। ये चीज़ कि जो कम्युनिकेशन है टीम मेंबर्स की या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की आपस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ये अश्योर करना पड़ेगा कि वो जो कम्युनिकेशन है वो टाइमली हो रही है और उस कम्युनिकेशन में किसी किस्म की एम्बिग्विटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर मैनेजिंग डेवलपमेंट को मैनेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना एंड बेसलाइन अप्रूवल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन, सारी डॉक्यूमेंटेशन की जो बेसलाइंस हैं उनको अप्रूव करना, एंड प्रोडक्ट रिलेटेड जो बेसलाइंस हैं टू बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस। और जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली लोगों तक इंटरप्रेट करना, लोगों तक पहुंचाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट है ensuring that business implications of all day-to-day decisions are properly thought through। क्योंकि एनालिस्ट का काम कंपैरिजंस करना होता है, तो इसलिए वो यहाँ पे कहता है कि आपके जो बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो बिजनेस के लिए जो कुछ इश्यूज हैं डे टू डे डिसीजंस के रिलेटेड, वो बेसिकली आपने जो है वो इंश्योर करने हैं कि लोगों तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। लोगों से मुराद आपके टीम मेंबर्स और आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं। फिर आ जाता है सोल्यूशन डेवलपर। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डिफाइन करना, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन डेवलप करना, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो जब वो सॉल्यूशंस को डेवलप कर रहा होता है तो वो किस तरह वो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर सॉल्यूशन डेवलपर का रोल परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन किस तरह से डेवलप किया जाता है, फिर सॉल्यूशन को टेस्ट भी किया जाएगा। ठीक है, टेस्ट करने के बाद फिर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? डिप्लॉयबल सॉल्यूशन, पहली बात तो यह है कि सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिसको अप्लाई किया जा सके। मॉडल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपरली कंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की जो प्रॉपर कंट्रोलिंग है उसके लिए आपको मॉडल्स रिक्वायर्ड होंगे। मतलब यूं कह लें कि आपको जैसे अक्सर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाना हो तो सबसे पहले उसका मॉडल बनाया जाता है। जैसे ऑरेंज ट्रेन लाइन प्रोजेक्ट था, उसका पहले मॉडल बनाया गया जिसमें प्रॉपर दिखाया गया था कि सिमुलेशन जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सिमुलेशन बनानी पड़ेगी पहले अपने सोल्यूशन की, ताकि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उसको एक्सेप्ट कर सकें। मॉडल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर पर्पज ऑफ सपोर्टिंग द सोल्यूशन इज इन लाइव। जो भी आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन है जो कि रिक्वायर्ड होती है ताकि आप सॉल्यूशन को सपोर्ट कर सकें, वो डेवलप करना भी बेसिकली आपके डेवलपर का काम है, सॉल्यूशन डेवलपर का। चेंजेस टू द डिटेल रिक्वायरमेंट्स में जो चेंजेस हैं, चेंजेस टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स विच रिजल्ट्स इन रीवर्क विद इन सॉल्यूशन। फिर इंटरप्रिटेशन जो है आपके प्रोजेक्ट की या आपके रिक्वायरमेंट्स की, उनमें चेंजेस, लोगों को आपने जो पहले रिक्वायरमेंट्स के बारे में इंटरप्रेट किया था, अब आपने दोबारा उनको इंटरप्रेट करना है और डिफरेंट आइडिया या डिफरेंट अब आपने सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करना है। पहले वाली बात यूं कह लें कि पहले वाली रिक्वायरमेंट्स को आपने अब निगेट करना है, लेकिन लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना, टीम मेंबर्स को डीमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेशन लेवल उनका बढ़ाना है और उनको नई रिक्वायरमेंट्स की तरफ जो है वो लेके आना है ताकि नई रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। इंफॉर्मेशन लाइकली टू इम्पैक्ट ऑन ऑनगोइंग एवोल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। फिर ये सारे इसके जो है वो नीचे सॉल्यूशन डेवलपर के रिलेटेड हैं।
फिर जब सोल्यूशन बन जाता है तो सोल्यूशन को टेस्ट करने की बारी आती है कि क्या सोल्यूशन ठीक भी है या नहीं है। इसके लिए मल्टीपल टेस्टिंग स्कीम्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। जैसे आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं, यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, या आप पूरा जो है वो स्पेसिफिक मॉड्यूल की टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसे इंक्रीमेंटल टेस्टिंग कहते हैं, या पूरे के पूरे यूनिट की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज बेसिकली करनी होती हैं सोल्यूशन टेस्टर के अंदर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, वर्किंग विद बिजनेस रोल्स टू डिफाइन टेस्ट सिनेरियोज, पहले टेस्ट सिनेरियोज को बनाना, एंड टेस्ट केसेस फॉर इवॉल्विंग सोल्यूशन, फिर कैरिंग आउट ऑल टाइप्स ऑफ टेक्निकल टेस्टिंग ऑफ सोल्यूशन एज अ होल। फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम टेस्ट परफॉर्म करना, कैरी आउट करना, क्रिएटिंग टेस्टिंग प्रोडक्ट्स, टेस्ट केसेस, प्लान्स एंड लॉग्स। फिर टेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करना, जैसे टेस्ट कैसे किया जाएगा, टेस्ट के रिजल्ट्स क्या होंगे, वो लॉग्स के अंदर लिखे जाएंगे। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स, जो आपके टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको आपने टेस्ट के रिजल्ट्स बताने हैं ताकि वो आगे जो है वो काम कर सकें क्वालिटी एश्योरेंस के रिलेटेड। कीपिंग द टीम लीडर इन्फॉर्म्ड ऑफ रिजल्ट्स ऑफ टेस्टिंग एक्टिविटीज़, टीम लीडर को आपने जो है वो इन्फॉर्म करना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं, सोल्यूशन टेस्टर की। नेक्स्ट है बिजनेस एडवाइज़र। जैसे अक्सर लॉयर्स होते हैं, वो एडवाइजिंग एडवाइज़र के तौर पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। अक्सर कंपनीज ने डिफरेंट लॉयर्स को हायर किया होता है एज एन एडवाइज़र, जो कि वो उनको डिफरेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में एडवाइस करते हैं या डिफरेंट लॉज के रिलेटेड एडवाइस करते हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक एडवाइज़र के तौर पे भी काम करता है, जो जो डे टू डे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोजेक्ट के रिलेटेड एडवाइस करता है, अपनी टीम को प्रोजेक्ट के रिलेटेड एडवाइस करता है, डिफरेंट जो इम्प्लीकेशंस आती हैं। रिक्वायरमेंट्स डिज़ाइन एंड रिव्यू एक्टिविटीज़, डे टू डे प्रोजेक्ट डिसीजंस, इनके डे टू डे प्रोजेक्ट डिसीजंस के बारे में एडवाइस करना। बिजनेस सिनेरियोज टू हेल्प डिफाइन एंड टेस्ट सॉल्यूशंस, टेस्ट सॉल्यूशंस को डिफाइन करना और सॉल्यूशंस को टेस्ट करना और सॉल्यूशंस को डिफाइन करना, इसके रिलेटेड भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। कौन करता है, बिजनेस एडवाइजर करता है। फिर प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट एडवाइस ऑन और हेल्प विद, इसके अलावा स्पेशलिस्ट एडवाइस जो है वो दी जाती है। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ऑफ सॉल्यूशन, आपका जो सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम का रिजल्ट, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसके लिए टेस्टिंग की जाती है। तो जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी किसी भी सॉल्यूशन की, उसको भी बेसिकली कंट्रोल करना आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होगा। नेक्स्ट है वर्कशॉप फैसिलिटेटर। अगर वर्कशॉप्स रिक्वायर्ड हैं तो वर्कशॉप के अंदर जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वो आपके टीम मेंबर्स के लिए, वो वर्कशॉप आपके टीम मेंबर्स के लिए भी होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी होती हैं, और इवन के दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग भी उस वर्कशॉप में आते हैं। तो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करना, जैसे किसी अगर स्कूल में एग्ज़ाम्स होते हैं तो एग्ज़ाम्स उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे काम करता है, क्योंकि उसका काम होता है फैसिलिटेट करना जितने भी लोग एग्ज़ाम्स देने आ रहे हैं और जो लोग एग्ज़ाम्स लेने आ रहे हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने वाले और एग्ज़ाम लेने वाले दोनों को फैसिलिटेट करना फिर आपके प्रिंसिपल का काम होता है स्कूल के। इसी तरह से वर्कशॉप फैसिलिटेटर में प्रोजेक्ट मैनेजर जो है बेसिकली वर्कशॉप के मेंबर्स को फैसिलिटेट करता है, जो वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं उनको भी और जो वर्कशॉप लेने आते हैं उनको भी। इसमें क्या काम करने पड़ते हैं, एग्रीइंग द स्कोप ऑफ वर्कशॉप विद वर्कशॉप ऑनर, वर्कशॉप के ऑनर के साथ वर्कशॉप के स्कोप के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट करना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। प्लानिंग द वर्कशॉप, फिर वर्कशॉप को प्लान करना। फैमिलियराइजेशन
अच्छा, जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको बेसिकली फेमिलियर करवाना, उन उनको उनकी मुताबिकत क्रिएट करना, उनको बताना, किसके रिलेटेड बताना, सब्जेक्ट एरिया ऑफ द वर्कशॉप, मतलब वर्कशॉप में क्या क्या काम होंगे, वर्कशॉप का मोटिव क्या है, वर्कशॉप का पर्पस क्या है, वर्कशॉप में गेन क्या किया जाएगा, या वर्कशॉप के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इनके बारे में फेमिलियर करना, इनके बारे में इनके बारे में वर्कशॉप के मेंबर्स को बताना, ये भी वर्कशॉप के फैसिलिटेटर का काम है। तो ये आपके पास जो है वो टोटल 12 रोल्स हैं जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं, टोटल 12 रोल्स। जैसे बिजनेस विजनरी था, बिजनेस एडवाइजर था, बिजनेस एम्बेसडर था, बिजनेस लीडर था, बिजनेस वर्कशॉप फैसिलिटेटर था, सोल्यूशन डेवलपर था, सोल्यूशन टेस्टर था। ये सारे रोल्स 12 के करीब। फिर उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर ने परफॉर्म करनी थी। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है वो है स्टेक होल्डर्स का। जैसे इंटरनल टू प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल टू प्रोजेक्ट बट इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने कुछ स्टेक होल्डर्स की बात की थी। तो यहाँ पे उनकी टर्म्स को चेंज किया गया है, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स के नाम पे। स्टेक होल्डर कोई भी एंटिटीज होती हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट रखती हैं। ठीक है, चाहे उनका डायरेक्ट स्टेक हो चाहे इनडायरेक्ट स्टेक हो। जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से स्टेक लाजमी होता है, मतलब उनका इम्पैक्ट लाजमी होता है। तो वो आपके जो है वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, बेसिकली प्राइमरी स्टेक होल्डर्स की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स में आपके पास इंटरनल टू प्रोजेक्ट टीम, जो प्रोजेक्ट टीम के अंदर के जो लोग हैं वो स्टेक होल्डर्स आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इन्होंने इफेक्ट होना होता है टीम मेंबर्स ने। अगर आपकी वो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं अगर वो परचेज नहीं, सेल नहीं होती, तो फिर भी टीम मेंबर्स को उनकी जो है वो अर्निंग नहीं मिलती। ठीक है, या जो स्पॉन्सर होता है उसको उसकी अर्निंग नहीं मिलती। तो आपका जो स्पॉन्सर जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है और आपकी टीम के मेंबर्स जो हैं और आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स नॉर्मली होते हैं। सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स में आपके डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, डिफरेंट आपकी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाती हैं, एनवायरमेंटल एजेंसीज आ जाती हैं, एनजीओज आ जाती हैं, जिनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है आपके प्रोजेक्ट का, लेकिन वो एक्सटर्नल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग नहीं होते, एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। या यूजर्स आप कह सकते हैं, कस्टमर्स जिन्होंने परचेज करनी होती है आपकी प्रोडक्ट। फिर ये कुछ पॉइंट्स हैं, वाई आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द स्टेक होल्डर्स एंड देयर इंटरेस्ट। हम स्टेक होल्डर्स की आइडेंटिफिकेशन क्यों करते हैं और हम क्यों देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या क्या है, रीजन क्या है इनके पीछे। ये पॉइंट्स जो इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट है, इट पुट मोर आइडियाज ऑन टेबल than would be case if development and implementation. Next, it includes varied perspectives from all sectors. ये कोई आपके पास 11-12 के करीब पॉइंट्स हैं, आप एक दफ़ा इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक दफ़ा देख लीजिएगा। थोड़ी सी लेंथी डिटेल में ये चीज़ें डिफाइन की गई होंगी, लेकिन इन डिटेल्स के बैक एंड पे आइडिया बार बार एक ही होगा, बातें बार बार एक ही की गई होंगी, लेकिन वर्ड्स को चेंज कर करके बात जो है वो बार बार बात को जो है वो किया गया होगा। बात एक किस्म की ही की गई होगी। जैसे वाई आइडेंटिफाई एंड एनालाइज स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टेक होल्डर्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक होता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट करती है चीज, उनको बेनिफिट देती है या उनको लॉस देती है, उनके इंटरेस्ट को बेनिफिट देती है या उनके इंटरेस्ट को लॉस देती है।
ये इस तरह की बातें जो है इसके अंदर सारे के अंदर की गई होंगी। इन पॉइंट्स को एक दफ़ा आप जो है वो देख लीजिएगा। बाकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको इसकी प्रिपेयर होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक दफ़ा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है प्रोजेक्ट के रोल्स के हवाले से और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से। अगर ये 12 पॉइंट्स आप याद कर लें तो इसके अंदर की डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलैप्ड हैं। आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ओवरलैप हैं, डिफरेंट रोल्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। पॉइंट्स आपको कम से कम सारे याद होने चाहिए। तो यहाँ तक इसको रखते हैं, बाकी फिर कल की लेक्चर में देख लेंगे चीज़ों को। ठीक है जी।